नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। आज इस समय जब हम लोग बात कर रहे हैं, जब मैं आपके सामने पेश हूं, तो हमारे देश में बहुत कुछ बदल गया है जो दिखाई नहीं देगा बाहर से, लेकिन भीतर भीतर बहुत कुछ बदल गया है। 3 नई संहिताएं आई हैं। संहिता का मतलब कोड होता है, जिसको आमतौर पे कोड कहा जाता है। ये हिंदी में संहिताएं, इनका नाम जो दिया गया है वो हिंदी में दिया गया है। संस्कृत जैसा लगता है, न्याय संहिता। और ये जो संहिताएं आई हैं, इनके बारे में लीगल एक्सपर्ट्स का ये कहना है, हमारे जैसे लोगों के लिए समझना अभी आसान काम नहीं है। पढ़ेंगे समझेंगे जब समझाया जाएगा। लेकिन लीगल एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये एक तरह से पुलिस स्टेट की वापसी जैसा है। इस पर कोई फाइनल कमेंट हमारे जैसा व्यक्ति नहीं कर सकता है, लेकिन जवाहर सरकार जो एक सीनियर आईएएस रहे हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि 172 के भीतर बीएनएस जो है, भारतीय न्याय संहिता, उसमें धारा 172 में पुलिस किसी को भी बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। आपने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी जहां पुलिस पहुंचती है और हीरो कहता है वारंट कहाँ है। तो अब वो हीरो ये नहीं कह पाएगा सरकार साहब के हिसाब से कि वारंट कहाँ है। दूसरा ये बताते हैं कि 187(2) के हिसाब से आप पुलिस कस्टडी में 90 दिन रह सकते हैं। पहले ये केवल 24 घंटे का था, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता था। अब 90 दिन यानी 3 महीने आप पुलिस कस्टडी में रह सकते हैं। सेक्शन 111(1) के बारे में आप बता रहे हैं, ओल्ड आईपीसी के हिसाब से आप बता रहे हैं कि आप अगर सरकार के खिलाफ बहुत स्ट्रांगली बोलते हैं तो आप आतंकवादी घोषित हो सकते हैं। सेक्शन 197 के हिसाब से ये बता रहे हैं कि किसी भी इंफॉर्मेशन को फॉल्स या मिसलीडिंग कहा जा सकता है, झूठी या मिसलीडिंग कहा जा सकता है, और ये क्रिमिनल एक्टिविटी हो सकती है। सेक्शन 150 152 के बारे में बताते हैं कि सरकार जो है वो, अगर आप अपने डेमोक्रेटिक राइट्स का उपयोग कर रहे हैं, लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं, और सरकार को अगर लगता है कि ये भारत की संप्रभुता के लिए संकट हो सकता है, तो आप जो हैं वो, और आखिरी में उनका कमेंट है कि सरकार या बाकी सारे लोग मुसलमानों के खिलाफ कितना भी हैटर्ड भड़काएं, लेकिन अगर आप कम्युनलिज्म पर कुछ कहते हैं, लिखते हैं, तो यह आपराधिक हो सकता है। ये जवाहर सरकार का कहना है, जो उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा है। वो ट्वीट आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। इसके अलावा भी कई सारे बड़े न्यायविद, कानूनविद और इन तरह के लोग लगातार कह रहे हैं कि ये पुलिस स्टेट की तरफ बढ़ता हुआ कदम है। कुछ लोगों ने इसकी तुलना रॉलेट एक्ट से की है। इसकी तारीफें करने वाले भी हैं, बहुत सारे लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं कि खासतौर पर महिलाओं से जुड़े अपराधों को लेकर ये ज्यादा सेंसिटिव है। क्या है, कैसे है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब इसे पास किया गया तो संसद में लगभग विपक्ष नहीं था। सरकार का अपना जो कार्यकाल था वो खत्म होने वाला था। संसद से विपक्ष लगभग गायब था, क्योंकि उसको सस्पेंड कर दिया गया था, बाहर कर दिया गया था। जिस तरह की बहसें संसद के अंदर और बाहर आमतौर पर इतना बड़ा कानून बनाने से पहले हमने पहले देखी और सुनी है, वो इस बार देखने और सुनने को नहीं मिली। और इसमें बहुत सारी जगह हैं जहां बदलाव की जरूरत है, ऐसा कानूनविदों का कहना है। अब क्या होगा, क्या नहीं होगा, हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो कोई क्राइम है या नहीं है, हमें नहीं पता, हम नहीं जानते, क्योंकि हम कानून के विद्यार्थी नहीं हैं, हम कानून को उस तरह से समझ नहीं सकते। लेकिन इस तरह से एक इतने बड़े चेंज, इतना बड़ा परिवर्तन देश के कानून में आ गया, और अभी विपक्ष की तरफ से भी कोई बहुत बयानात नहीं आए हैं। संसद चली, उसमें भी विपक्ष ने कुछ खास कहा नहीं। इस मुद्दे को लेकर तो कोई बात हुई नहीं। कई सारे लोगों ने कहा डीफर कर दिया जाएगा, लेकिन विपक्ष को अपनी लीगल, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर बैठकर जो कहना चाहिए था, वो अभी तक सुनाई नहीं दिया है। आखिरी बात यह कि पहली गिरफ्तारी हुई है एक ठेला रेहड़ी लगाने वाले की। दिल्ली के एएनआई की खबर है कि पहली गिरफ्तारी हुई है एक रेहड़ी लगाने वाले, ठेला लगाने वाले गरीब मजदूर की, जिसके ऊपर आरोप यह लगाया गया है कि वो सड़क पे आम लोगों का रास्ता रोक रहा था। मैं अपनी बात यहीं रेस्ट कर रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द किसी बड़े लीगल एक्सपर्ट से भी इस पर बात की जाए। लेकिन राजू भाई हमारे साथ आज हैं। राजू जी हमारे समाज को भी अच्छी तरह समझते हैं, राजनीति को भी समझते हैं, और विपक्ष और सत्ता दोनों के लिए क्रिटिकल लगातार रहे हैं। ये जिस तरह से कानून लागू हुआ, जिस तरह से जवाहर सरकार का ये आपने बयान सुना, इसके अलावा और बहुत सारे लोग ये लेकर आ रहे हैं, विपक्ष की जिस तरह से प्रतिक्रिया है, मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूं, आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि पहला आप आराम से थोड़ा डिटेल्ड कमेंट दें, उसके बाद सवाल जवाब पर बात होगी। देखिए, ये संहिता जो है, जिसे इन्होंने संहिता कहा है, कोड जो सीआरपीसी और आईपीसी की जगह ये संहिता लेगी।
और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें बहुत सारी कमियाँ, खामियाँ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लोकतांत्रिक देश में या किसी भी देश में लोगों के वेलफेयर के लिए कानून बनाए जाते हैं। ये पहली बार शायद ये हुआ होगा कि बिना किसी सोच-समझ के या किसी के साथ डिस्कशन किए बिना या विपक्ष के साथ लोगों को जिनको अफ़ेक्ट होगा उनके प्रतिनिधियों के साथ डिस्कशन किए बिना यानी 150 सांसद निलंबित थे उसका मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप 5 लाख लोग पकड़िए, इंटू 150 करिए तो उतने हैं और जवाहर सरकार ने ये ट्वीट डाला है तो वो टीएमसी के सांसद भी है, राज्यसभा में, ये भी आप बात समझिए। तो ये सारे लोगों को नजरअंदाज करके बाईपास करके ये पूरे रूप से आपातकालीन स्थिति पैदा करने के लिए ये कानून लाए गए। इसमें मैं आप इंटरप्रिटेशन कुछ नहीं करिए, पढ़ना अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। हम कोई उसमें उसकी उसकी सराहना की जा रही है, उसकी बातें अलग है। सराहना की जा रही है, वो बातें तो आईपीसी, सीआरपीसी में वो आसान थी, यानी जैसे कि पुलिस थाने में आप किसी को कम्युनिकेट कर सकते हैं वगैरह, छोटी बातें हैं, वो सब ठीक है। लेकिन आपको एक बात मजेदार बताता हूँ ये संहिता की, इसमें बलात्कार के पुरुष पे या समलैंगिक व्यक्ति पे बलात्कार ही नहीं, यानी उनका कोई अधिकार ही नहीं है रेप केस दर्ज कराने का। ये आप समझिए। इसमें स्टेट से कहा गया है कि स्टेट्स अपने हिसाब से इसमें चेंजेस कर सकते हैं, हाँ, तो लेकिन हो सकता है देखिए कि अगर इसको आप आगे आगे डाल दिया जाए। इसकी वजह ये है सर, क्योंकि जो भी मानवाधिकार के मामले हों वो स्टेट देख ले। यहाँ पर सेंटर के हाथ में पूरी हुकूमत हो और वो पुलिस स्टेट, यानी जो रोलैक्ट एक्ट को कहा गया वो तो रोलैक्ट एक्ट भी ठीक था। रोलैक्ट एक्ट लोगों को बता दूं मैं, रोलैक्ट एक्ट के बाद उसके खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ उसमें जालियानवाला बाग हुई थी, तो बिल्कुल। लोगों को ठीक से पता चल जाएगा रोलैक्ट एक्ट क्या है। लेकिन आज मुझे ये भी कहना पड़ रहा है कि विपक्ष 150 लोग निलंबित थे, इसका मतलब देश से बाहर उनको भेजा नहीं गया था, इस देश में थे। लोगों को जागरूक करना, हर जगह वर्कशॉप लेना, हर जगह ये एक्चुअली सत्ता का काम था जिन्होंने कानून लाए। लेकिन नॉन ट्रांसपेरेंसी एक खासियत रही है इस सरकार की, तो नॉन ट्रांसपेरेंटली वो करने ही वाले थे और ये उनके हाथ में पूरी तरह से अब पूरी भारत की पूरी सत्ता जो है वो आपातकाल में जितनी इंदिरा जी के पास थी उससे कई गुना ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी जी के पास है और वो अब उसका इस्तेमाल और गृह मंत्री अमित शाह कर सकते हैं, ये स्पष्ट है। बाकी जो छोटे मोटे बदलाव किए गए सीआरपीसी, आईपीसी वगैरह में, वो जो आपके हक छीन लिए गए हैं, आप समझ लीजिए सर कि ये जो आपने पढ़ के बताया जवाब, वो कोई गलत नहीं हो, सही है, एकदम सटीक रूप से उन्होंने लिखा है। वो सर वो सांसद भी है, जिम्मेदार, और जिम्मेदार आईएएस अफसर भी, ब्यूरोक्रेट्स भी रहे हैं। उन्होंने जो लिखा है वो पॉइंटर है वो सिर्फ, और वो क्लियर, वो लॉ में है, उनका खुद का अपना कुछ नहीं उसमें, और मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन के लिए भी कोई जगह नहीं है। अगर प्रधानमंत्री या गृह मंत्री कम्युनल बात करता है, जैसे उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायोलेशन करके चुनाव में किया, अगर उसके ऊपर आप प्रतिक्रिया भी देते हैं तो आपकी कम्युनल है बात, ये कहने के लिए पुलिस स्टेट फ्री है और आपको इसके लिए देशद्रोही या अंदर किया जा सकता है। दूसरी एक बात की धाराएं लगती है सर, जैसे कि एक केस हो जाता है तो धाराएं लगती, तो आज बेल मिलता है, आप बाहर आ जाते हो, है ना। अब हर धारा का अलग बेल होगा, आपको पता नहीं, आपको, और दूसरी सबसे और एक बात बताता हूं, आपने समझ लीजिए आपको एक काम, आपने कुछ सही गलत किया, उसके लिए आपको एक्यूज घोषित किया गया, फिर जेल में रखा गया, तो जेल में आपने 2.5 साल काटा और फिर आपको 5 साल की सजा हुई, तो 2.5 साल आपने काट लिए, तो 2.5 साल बचती है। इसमें यह प्रावधान नष्ट कर दिया है। तो ये सारी बातें क्या जनता के हित की है आप बताइए। और जो संविधान के बारे में हम कह रहे थे इलेक्शन से पहले कि संविधान ये लोग नष्ट करेंगे, तो इन्होंने आज कर दिया है, क्योंकि ये सारे जो छीने गए हैं वो संवैधानिक अधिकार है हमारे, क्योंकि आजादी, बात करना, सरकार पे सवाल उठाना, सरकार पे सवाल उठाना, सरकार पे क्रिटिसाइज करना, ये सारे हक है कॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है अपने आप में, अपनी संवैधानिक अधिकारों को छीने हुए कानून है। तो ये एक तरह के संविधान को हमसे छीना गया है। तो जो विपक्ष के लिए मैंने उस दिन कहा था कि वो संविधान की किताब दिखा रहे थे, संविधान का मतलब संविधान की किताब नहीं, हमारी आजादी है, हमारी स्पेस है, वो पूरी तरह से आज छीन ली गई है और उस पर हम उफ तक करने के काबिल नहीं बचे हैं। और इसमें विपक्ष भी शामिल है, क्योंकि संसद का मतलब आज संसद, विरोधी पक्ष का नेता जो है, विरोधियों का नेता जो है, फिर लोकसभा का एलओपी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है,
फिर जुडिशरी है, जुडिशरी में तो चीफ जस्टिस ने इसकी सराहना की। अब ये बातें उनके सामने रख के चर्चा करने का कोई प्रावधान ही नहीं है देश में, तो अब वो सराहना करके रिटायर हो जाएंगे, बस हो गया उनका काम। तो वो अब मीडिया की तो आप पूछे ही नहीं, ब्यूरोक्रेसी तो बस आपको तो मालूम है कि बीजेपी को जीतने के लिए मदद नहीं की है, इसलिए डीएम के ट्रांसफर हो रहे हैं खुलेआम। तो अब आपके पास स्पेस ही नहीं बची है आजाद। तो आप अब फूड शो करिए या रील्स बनाइए गाने के या नाचिए। उस दिन वो क्रिकेट जीता, हमने क्रिकेट मैच, मैं तो क्रिकेट देखता नहीं सर, बहुत साल हो गए, क्योंकि मुझे मालूम है, मैं वो निधि से सहमत हूँ, निधि चौधरी ने डाला था, क्योंकि उसके ऊपर मैंने बहुत बड़ी आर्टिकल लिखी थी, बॉल आउट था, क्योंकि सचिन तेंदुलकर जब बहुत अच्छा खेलते थे, मैंने सचिन ग्लैडिएटर तेंदुलकर नाम का एक मराठी में आर्टिकल लिखी थी, लोकप्रभा इंडियन एक्सप्रेस की मराठी मैगजीन आया करती थी तब। तब मेरे ऊपर बहुत सारे दो हिस्सों में है वो, है मेरे ब्लॉग पे, इंग्लिश में भी ट्रांसलेटेड है वो। तो वो जो है, उसके बाद मैं हमेशा मानता हूँ कि ग्लैडिएटर का खेल है, उसके सरकार जब कुछ छुपाना है तो ये सब करती है। तो उस दिन मैच जीतने के बाद जो हुआ, उतने लोग भी सड़क पे नहीं आए भारतीय न्याय संहिता के लिए। ये अपने आप में दिखाता है कि हम संविधान हमसे छीना गया, हमारी आजादी तो 15 अगस्त 1947 में मिली, वो छीनी गई, और फिर भी लोगों को पता नहीं। वो एक अफीम लेके आराम से बैठे थे, आधे लोग धर्म की अफीम लेके बैठे थे और बचे हुए लोग क्रिकेट की अफीम लेके बैठे। लेकिन वही मैं कह रहा था आपसे कि संविधान हाथ में लेके सब लहरा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा विपक्ष संविधान हाथ में लेके लहरा रहा है, लगातार मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है, उस पर कहीं कोई बात नहीं हो रही है, लगातार खबरें आ रही है। राजू भाई, आप देखेंगे तो शायद ही कोई स्टेट अब बच रहा हो जहां से मुसलमानों की लिंचिंग की खबर नहीं आ रही है। उस पर खामोश है, मुसलमान की जगह अल्पसंख्यक कहा जाता है, मुसलमानों का नाम तक नहीं लिया जाता है, पहला नंबर। दूसरी बात यह कि इतना बड़ा कानूनी बदलाव आ गया, संसद जब शुरू हुई, धन्यवाद हुआ, बड़े अच्छे अच्छे वो हुए, उसके बाद नीट की बात आई, नीट के बाद पे संसद रोक दी गई, वहीं पे बात खत्म हो गई। किसी ने इस चीज को उठाना भी जरूरी नहीं समझा, जबकि उस समय 2 या 3 दिन बाद यह कानून लागू होने वाला था। इस पर बात करने की भी कोशिश नहीं हुई। और अभी भी मैं देख रहा था कि चलताऊ ट्विटर बयानों के अलावा कोई बड़ी योजना हो इसके खिलाफ, खिलाफ क्या मतलब, इस पर लोगों से बात करने की, ये मुद्दा लोगों के बीच में लेके जाने की, कोई इस तरह की बात हो, कहीं कोई बात दिखाई नहीं दे रही। तो विपक्ष कहीं लैक नहीं कर रहा है अपनी वो आक्रामकता, एकदम केवल मतलब संविधान की बात करते करते वो केवल एक सिंबल में चेंज हो गया है, वो काली लाल किताब एक सिंबल में चेंज हो गई है। उससे इस तरह से बात होनी चाहिए, जिस तरह से संविधान पे हो रहे हमलों पर बात होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। सर, मुझे विपक्ष की विफलता का राज ही नहीं पता। अब ये तो नंबर की भी बात नहीं कर सकते। विपक्ष उतना ही बलवान है जितना सत्ता पक्ष है। ये भी हो सकता है सरकार गिराने के काबिल है, इतना बड़ा विपक्ष है। फिर भी अगर उनसे कुछ नहीं हो रहा है, ये न्याय संहिता आज लागू होनी नहीं चाहिए। नोटिफिकेशन वापस लेने पे सरकार को इन्होंने मजबूर कर देना चाहिए था। और इसके पीछे सर एक गुजराती छोटा सा लेकिन गिरोह है। इसको इशू बनाया ही नहीं गया। मतलब सर ये होता कि आप लड़ते और सरकार नहीं मानती तो हम कहते चलो अब क्या कर सकते हैं, नहीं, सरकार इसको नहीं इसको मानी। आपने सर इशू ही नहीं बनाया। सर इसको इशू नहीं बनाया गया। डीएम के द्वारा चुनाव जीते जाते हैं, उसको इशू नहीं बनाया गया। ईवीएम का मसला इशू नहीं बनाया गया। सर सरकार, कई उम्मीदवार अभी भी कोर्ट में गए हैं, उसका इशू नहीं बनाया गया। अब कुल मिला के देखो तो मुझे ऐसा लगता है कि कोऑपरेट मोदी जी, कोऑपरेट बीजेपी एंड कोऑपरेट पुलिस स्टेट एंड रेजिम, ये विपक्ष का ओवरऑल डीप वो एट द कोर यही एजेंडा रहा है। मैं ब्यूरोक्रेसी, मीडिया और जुडिशरी से तो पूरी तरह से, आपको तो मालूम है, मैं पूरी तरह से मैं पेसिमिस्ट हूँ। आप लोग तो बहुत मुझे चिढ़ाते भी हैं कि बहुत ज्यादा पेसिमिस्ट हैं। लेकिन सर आपने देखा आज तक मेरा पेसिमिज्म ही सच हुआ। मुझे अच्छा लगता है आपका ऑप्टिमिज्म सच होता तो। और मैंने ये भी कहा था कि सही बात है। विपक्ष कुछ नहीं करेगा। और कल मैंने एक पोस्ट डाला है ट्विटर में, जो आखिरी पोस्ट है, उसके ऊपर मैंने ये लिखा है कि आप लिखेंगे या आप बोलेंगे तो अपने दम पे बोलना, क्योंकि आपको बचाने के लिए विपक्ष नहीं आने वाला। जुडिशरी तो सवाल आने ही ही नहीं वाली उठता। नहीं है। मीडिया और ब्यूरोक्रेसी की तो बात ही छोड़िए। तो आपके लिए अब कुछ नहीं बचा है। और जो भी बचा है वो क्रोनीज और सत्ता दल के 2-3 लोग हैं, उनके लिए बचा है। उन्हीं के लिए देश चलेगा सर। अगर कल जंगल तोड़े जाते हैं, आप आवाज उठाते, तो आप राष्ट्रद्रोही, ये नए कानून के हिसाब से राष्ट्रद्रोही हो सकते। और राष्ट्रद्रोही तय कौन करेगा सर? हम लोग पहले मुसलमानों को, यहाँ पर बाल ठाकरे बहुत बलशाली हुआ करते थे, तब वो करते, मुझे देशभक्त मुसलमान पसंद है, ऐसा बोलते थे। तो मैंने उनके ऊपर बहुत एक
लिखी आर्टिकल लिखी और उसने लिखा, मैंने उससे लिखा तय कौन करेगा, बाल ठाकरे करेंगे कि देशभक्त कौन है देश। आज एक्चुअल कानून में ऐसा प्रावधान आ गया कि आप देशभक्त है या नहीं है, आप टेररिस्ट है या नहीं है, ये स्टेट यानी स्टेट भी नहीं, गृह मंत्री देश का तय करेगा। गृह मंत्री और पीएमओ तय करेगा कि आप क्या बोलते हैं, क्या लिखते हैं, उसके ऊपर आप कौन है ये तय करेगा। तो आपकी देशभक्ति पे कुल मिला के 140 करोड़ लोगों में से समझ लीजिए 139 करोड़ लोगों के देशभक्ति पे क्वेश्चन मार्क डाल दिया है आज से, और ये सरकार ने आपातकाल घोषित किया है। अब ये घोषित आपातकाल, जब तक ये नोटिफिकेशन वापस नहीं लिए जाते, ये एक निरंतर जंग है। वो भले हम बोलेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं अगर, तो भी मन में चलती रहेगी, आप रोक नहीं सकते उसको। हाँ, तो सर ये आपातकाल अब घोषित हो गया है और विपक्ष को इसकी जानकारी तक नहीं है। वो जेल में जो नहीं है, यानी हम लोग, वी द पीपल, वो जेल में हैं एक्चुअली सर बस सलाखों के पीछे नहीं डाले गए हैं। आज से हम सब जेल में हैं। हम अपने दिमाग में अगर अपने आप को सेंसर नहीं करते तो सलाखों के पीछे जाएंगे, और ये तय वो करेगा जो खुद जेल जाने के लिए पात्र है। तो ये आप सोचिए कि चलिए विपक्ष कुछ नहीं बोल रहा है, विपक्ष को लग रहा है कि हमारे जैसे लोग होंगे या और लोग होंगे वो जेल जाएंगे, हम तो एमपी हैं, एमएलए हैं, हम नहीं जाएंगे, लेकिन उनको भी तो कोई सिक्योरिटी अलग से नहीं दी गई है। ये जिस दिन चाहे पूरे विपक्ष को भी तो जेल में डाल सकते हैं, वो भी तो सारी बातें बोलते हैं, ठीक है संसद के अंदर जो बोलेंगे उस पर नहीं डालेंगे, संसद के बाहर वाले पे तो डाल सकते हैं, संसद में बोलने नहीं देंगे, बाहर बोलने पे डाल सकते हैं बड़े आराम से, वही सारा कुछ। आप देखिए ऑब्स्ट्रक्शन का जो मामला है उसमें तो फिर कोई जुलूस नहीं निकाल सकता, कोई सड़क पे नहीं निकल सकता, कोई रैली नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। ये सारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन सर ये, लेकिन सिर्फ अपनी जुडिशरी भी कॉम्प्रोमाइज है, इसलिए इसके ऊपर फैसले नहीं आएंगे, वरना ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आप ये रोक नहीं सकते। आप जो सात आजादी है, सात स्वतंत्रता है, सप्त स्वातंत्र जिसे कहते हैं, उसमें से ये हर स्वतंत्र पे इन्होंने काट मारी है। और अमित शाह जी ने संसद में, जबकि विपक्ष था ही नहीं, तब फड़फड़ा के ये बिल लाए, जैसे कि वो किसी से डिस्कस नहीं किया गया। उसका मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन में आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि उसका अंत किसी को नहीं मालूम, उसका आगे जाके क्या करना है इन कानूनों का। वो देखिए, दो होता है, मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन या एप्लीकेशन ऑफ माइंड। दोनों में ये कानून खरे नहीं उतर रहे हैं सर। इसको फिनिश, यानी वो कानून बारबारिक है, बर्बर है, लेकिन उसको फिनिश भी नहीं किया गया। इतनी जल्दबाजी में किया गया है, तो उनको मालूम था अगली टर्म में हम लोग जिस तरह से आ सकते हैं, वो आएंगे तो लोग सवाल उठाएंगे, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत सारे खेल है। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था राजू भाई, उसमें ये लिखा हुआ था कि अब हम एक ऐसे दौर में हैं कि अगले 20 साल तक दोनों कानून साथ साथ चलेंगे। जैसे कल 12 बजे के पहले जो केस हुआ और 12 बजे के बाद जो केस हुआ, दोनों को जिस तरह की इंडियन अपना कानून है, जो अपनी प्रक्रिया है, उसमें 15-15, 20-20 साल लग जाते हैं। तो अगर कल रात जो हुआ है उसके पहले वालों को छोड़ दें, उसके पहले वाले भी जाने कितने मुकदमे चल रहे हैं, कल रात जो हुआ है और 12 बजे के बाद हुआ है, इन दोनों को अगर केवल देख लें तो अगले 20 साल तक पुलिस अगर इन दो मामलों की तफ्तीश करती है और कोर्ट में इनके फैसले होते हैं, तो एक के मामले में ओल्ड सीआरपीसी से होगा, एक के मामले में नई न्याय दंड संहिता के साथ होगा। तो वो कोर्ट के अंदर, कानून के अंदर एक अलग तरीके की प्रॉब्लम भी क्रिएट करने वाला है। अगर थोड़ी देर हम ये सब कुछ छोड़ दें तो प्रक्रिया की भी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। सर इसमें ये बात आप समझिए कि ये कानून इसलिए लाए नहीं गए हैं कि आईपीसी और सीआरपीसी में कुछ सुधार हो। ये कानून इसलिए लाए गए हैं कि सिर्फ गिने चुने लोग जो बोलते हैं, लिखते हैं, वो बच्चे कुचे जो लोग हैं, यूट्यूबर वगैरह, जिनकी वजह से इनके 240 में सारी कॉम्प्रोमाइजेस के बाद सिमट गए, उनका मुंह बंद करने के लिए कानून है, और वो स्पेसिफिकली यूज करने हैं। वो दिखावे के लिए 4 इधर उधर के लोगों पे करेंगे भी, लेकिन ये मुकदमे उन्हीं पे होंगे। आप देखिएगा, ये सत्ता को पूरी तरह से अपने हाथ में रखने के लिए 2 लोगों ने किए हुए कानून है। ये कुछ भी इसमें टेक्निकल या कॉन्स्टिट्यूशनल या वेलफेयर या कुछ भी सोचा नहीं गया है सर। तो ये सारे कानून जो है, जो कोर्ट में आज तक आप निराश होते थे, वो कानून के लेवल पे ही खत्म कर दिया है कि कोर्ट कह दे कि क्या करें, हम कानून में ऐसा लिखा हुआ है। तो कोर्ट में जो कॉम्प्रोमाइज हिस्सा है वो उनके लिए एकदम सुविधाजनक हो, और जो नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग हिस्सा है, जैसे न्याय बिंदु जज थी, तो उनके लिए मुश्किल हो जाए कि अब कैसे मैं इनको छोड़ दूं, ये इतनी अन्याय तो हो रहा है लेकिन छोड़ नहीं सकती, नया नया तैयार रहता है। तो ये सारी चीजें हैं, वो आपातकाल के लिए की गई है, वो इसके लिए नहीं कि आम लोगों की जमीन जायदाद जंगल ये सब सुरक्षित रहे, इसलिए नहीं किया गया है। ये सिर्फ एक गिरोह है, उसके हाथ में सत्ता बची रहे और हमेशा के लिए रहे, जब तक वो जीवित है।
इसलिए ये किया गया है और ये इसका परिणाम पूरा देश भुगतेगा आज से। अच्छा, थोड़ा पलट लेता हूं मैं, थोड़ा सा दूसरे लेवल पे ले जाता हूं। हो गया न्याय संहिता की काफी बात कर ली, अभी हम एक लीगल एक्सपर्ट से भी बात कर लेंगे, इसको समझेंगे। कल अचानक से, कल नहीं परसों शायद अचानक से अजित पवार जी ने घोषणा की आपके यहाँ लाडली बहना योजना टाइप का 1500 रुपए प्रति माह महिलाओं को देने का। कितना असर पड़ेगा इसके, क्योंकि ये मेरे ख्याल से आखिरी दांव खेला है आपकी अब उसको कौन सी सरकार, वो लोग कहते हैं महायुति सरकार, तो उसने आखिरी दांव खेला है वहां पर ये करके। कैसा लग रहा है आपको, क्या लग रहा है आपको कि कितना असर पड़ेगा महाराष्ट्र पर, क्योंकि मध्य प्रदेश में या यूपी में तो इसका बहुत असर पड़ा है। सर यहाँ 0 असर पड़ेगा। 0 हम्म। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पहले तो अजित पवार के मुंह से ये घोषणा लोगों को हास्यास्पद लगी, क्योंकि वो खुद बहन के साथ ही उनकी वाइफ लड़ी थी। ये तो एक पोएटिक जस्टिस ही हो गया फिर तो। दूसरी बात हाँ, सर, बहन बहन का नाम वहां दिया है, हाँ ठीक है, बहन हाँ, का ही नाम से हाँ, किया है बहन कुछ का जी। नाम दिया। लाडली बहना तो बस लाडली बहना को पहले संसद से जी वंचित करना चाहते थे वो। जी। तो वो बात से क्लियर हो गया और दूसरी बात है कि सर इनकी क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं है अजित दादा की, महाराष्ट्र में। आपने तो चुनाव में भी देख लिया, क्या कर सके? सर इतना धन, इतना बल, इतना मसल यूज़ करने के बाद भी कुछ ना कर सके। तो मुझे नहीं लगता इसका कुछ लोगों पे असर होगा, 0 असर होगा सर। क्योंकि लोगों को मालूम है कि और ऐसी लाडली बहना योजना डिक्लेयर करने के लिए क्या महाविकास आघाड़ी भी और दुगनी लाडली बहना योजना डिक्लेयर कर सकती है। और वो अजित दादा नहीं करेंगे तो उसकी 1% तो क्रेडिबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी। तो महाराष्ट्र में वो असर होने वाला। देखिए आपको मैं एक बताता हूँ, जो विंध्य पर्वत के ऊपर असरदार है वो विंध्य पर्वत के नीचे असरदार नहीं है। ये बात ऐसा आप नहीं है, तमिलनाडु में भी अम्मा को हमने देखा है, 2 रुपए किलो चावल जो था वो बहुत प्रभावी रहा था अम्मा के लिए। नहीं, नहीं, आज के तारीख में मैं बोल रहा हूँ। ये अच्छा, आज की फेडरलिज्म बात पे कर रहे अटैक हैं जी। ये जो सरकार ने की है उसके बाद की बात बता रहा हूँ। विंध्य पर्वत के ऊपर, और पहले डिवाइड ही नहीं था सर देश में, कोई डिवाइडर डाला गया नहीं था। अब ये डिवाइडर है कि विंध्य पर्वत के ऊपर जो चलेगा वो विंध्य पर्वत के नीचे नहीं चलेगा। ये वाला हाल है। बस ये न्याय संहिता ऊपर और नीचे बराबर चलेगी। न्याय डंडा सब पे चलेगा, क्योंकि देखिए कल जनचौक नाम के उसमें एक आया था, मैंने वो डाला भी पढ़ा था था मैंने, आपने ये शेयर किया था। ध्वंस कर सकते हैं, सृजन नहीं। इसी पॉइंट पे फिलहाल अपनी बात खत्म करते हैं, और लंबी बात करने का मन था, लेकिन ये ऐसा वाक्य आपने कहा है कि ध्वंस कर सकते हैं, सृजन नहीं। जनता को देखना है, हम तो तैयार हैं, हम तो आज भी बात कर रहे हैं, कल भी बात कर रहे हैं। जब तक उठा के अंदर नहीं डाल दिया जाएगा तब तक बात करते रहेंगे, डाल दिया जाएगा तो क्या कर सकते हैं। जितनी हैसियत है उतना प्रतिकार करेंगे, वकील से लेके, और बाकी सब नहीं कर पाएंगे तो खामोश हो जाएंगे। सोचना आपको है कि अगर हमारे जैसी और जनता के हित में उठने वाली सारी आवाजें खामोश हो जाएंगी तो इसका अल्टीमेट जो इसकी कीमत है वो किसको देनी पड़ेगी? वो कीमत आपको देनी पड़ेगी। आखिरशाह आप हैं। कानून सारे जो बनाए गए थे उसमें सुरक्षाएं दी गई थी, वो इसीलिए दी गई थी कि आपके साथ अन्याय ना हो सके। ठीक बात है, सरकार जो चाहेगी वो करेगी, लेकिन बहुत कुछ थाने भी चाहते हैं, बहुत कुछ दरोगा भी चाहते हैं, बहुत कुछ लोकल लेवल पर ऐसा होता है जो आप सब जानते हैं, उसकी वजहें क्या होती हैं, किस उद्देश्य से होता है, वो सारा कुछ आप तक भी पहुंचेगा। कोई ऐसा कानून नहीं होता जो दिल्ली तक रुक जाए और किसी गांव में, यूपी के, बिहार के, महाराष्ट्र के गांव तक ना पहुंचे, जो डीएम एसपी तक रुक जाए और सिपाही तक ना पहुंचे। कानून परकोलेट होके हर जगह पहुंचता है, और जब हर जगह पहुंचता है, पुलिस राज आता है, तो सबसे ज्यादा जनता को ही झेलना पड़ता है। इसलिए सोचिए, समझिए, जो विपक्ष आपने चुन के भेजा है उसके ऊपर लगातार दबाव बनाइए कि वो अपनी आवाज उठाए, ताकि इस न्याय संहिता को अगर वापस नहीं भी लिया जा सकता है तो कम से कम इसमें वो सुधार निश्चित तौर पे किए जाएं जिनके बाद जनता के अधिकार सुरक्षित रह सकें। आज के लिए इतना ही। राजू भाई, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर।